कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। माननीय अध्यक्ष, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। मान्यवर, ये जो प्रयास है ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, मैं जरूर बताना चाहता हूं। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है, तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है। मान्यवर, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन मगर पारित नहीं हुआ मान्यवर। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए।